जब 156 अर्नब का चाहत को बुरी तरह टॉर्चर करना। कबीर ने कहा हम मिला है, कुछ फिंगरप्रिंट मिले हैं, अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं, तभी कुछ और ज्यादा पता चल सकता है, इसलिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अर्नब ने हम कहा और कुछ लोग बॉडी लेकर चले गए। अर्नब के चेहरे पर सिकन नजर आने लगा। उसने ड्राइवर को फोन किया ताकि चाहत के बारे में पूछ सके। अर्नब ने फोन उठाया और ड्राइवर को कॉल किया तो उसने जल्दी से फोन उठाकर कहा हम सर। पर जब थोड़ी देर बाद तक उस ड्राइवर की आवाज नहीं आती तब अर्नब फिर कहता है क्या हुआ, कहा है चाहत, बात कराओ मेरी उसे। ड्राइवर ने डर और घबराहट के मिले झूले भाव से कहा सर बो मैम। अर्नब उसके इस तरह बोलने से काफी ज्यादा घबरा गया। उसने उसे देखते हुए कहा अब हकलते रहोगे या कुछ बोलोगे, कहा है चाहत। अर्नब जो काफी घबरा और परेशान हो गया था उसने उस ड्राइवर को धमकाते हुए कहा अगर मेरी चाहत जरा सी भी चोट आई तो मैं तुझे ही जिंदा गाड़ दूंगा, समझा। कहते हुए अचानक होटल से बाहर की तरफ भागत हैं। चाहत काफी परेशान सी घर पहुंचती है। उससे घर पहुंचने में शाम हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान सी कमरे में आती है और अर्नब को ढूंढती है। कहीं वो घर तो नहीं आ गया, पर वो उससे वहां नहीं मिलता। तो चाहत नीचे आकर देखती है तो उसे कोई नहीं मिला था। वो एक नौकर से पूछती है अंडस को ये सब कहाँ गए हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तभी नौकर कहता है दादा दादी और आयु भैया तीनों किसी से मिलने गए हैं, निशा दीदी और मोनी भाभी गार्डन में है, बाकी आदि समर्थ और अयान भैया आए नहीं है। और तुम्हारे सर वो कहाँ है, क्या वो घर आए थे? चाहत ने उससे सवाल किया तो उसने कहा अंडस को नहीं भाभी, सर का तो कुछ पता ही नहीं है। ये सुन चाहत काफी परेशान सी वापस से अर्नब को कॉल करती है, पर अब भी वो उसका फोन एक बार भी नहीं उठता। चाहत परेशान सी आयान आदि समर्थ तीनों को कॉल करती है तो उससे पता चलता कि चारों अपने आपने देखने के लिए बाहर गए हैं और शाम को ही लौटेंगे। ये सुन अन्या को कुछ चैन तो मिलता है, क्योंकि अर्नब काफी टेंशन में ऑफिस से निकल कर आया था, इसलिए उससे अर्नब की चिंता हो रही थी, कहीं अर्नब किसी परेशानी में ना हो। अब वो आराम से गार्डन एरिया में चली जाती है, जहां निशा और मोनी झूले पर बैठी बातें कर रहे थे। चाहत भी उसके पास चली जाती है तो निशा उसे छेड़ते हुए कहती है क्या बात है भाभी, कहाँ थे आप? लगता है भाई को आपको छोड़ने का मन नहीं था, तभी सुबह से गई है और अभी शाम को आ रही है, आप क्यों? निशा के अचानक सवाल से चाहत घबरा जाती है पर फिर शर्माने का नाटक करते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं। मौनी उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है हम बिल्कुल तुम सही कह रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारे गले पर ये निशान देखकर गलता है, बहुत कुछ है क्यों? कहते हुए दोनों हंसने लगी तो चाहत शर्मा कर दोनों के गले लग गई। तीनों की हंसी बाहर गूंज रही थी। जब दादी दादाजी और आयु के साथ आई तो तीनों को इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए देखकर तीनों की बलाएं लेते हुए कहती है भगवान करे नजर ना लगे इन्हें, हमेशा खुश रहे मेरी ये बच्चियां। थोड़ी ही देर में तीनों भी घर वापस आ गए सिवाय अर्नब को छोड़कर। चाहत परेशान सी उसके आने का इंतजार कर रही थी, पर अर्नब रात के करीब 12 बजे अर्नब घर वापस आता है। उसके आंखों लाल थी, वही चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और साथ ही गुस्से की वजह से उसकी नसें उभर कर नजर आ रही थी। वो गुस्से में बौखलाया हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अरहत का कमरा। अर्नब चुपचाप अपने कमरे के पास आया। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोल कमरे में कदम रखता है तो एक पल के लिए मानो वो सब भूल सा जाता, उसका सारा गुस्सा एक पल में हवा सा उड़ जाते हैं। जब उसके कमरे में आती उसके दिल को सुकून का एहसास होता है, उससे एहसास होता है और साथ ही उसकी नज़र सीधा बेड पर सोती हुई चाहत पर जाती है। चाहत अर्नब के आने के बातों से बेखबर अर्नब का इंतजार करते करते नींद के आगोश में कब चली गई। उससे अर्नब के आने की कोई खबर नहीं थी। अर्नब अपनी टाई लूज करते हुए चाहत और अपने कदम चाहत की तरफ बढ़ता है और बेड के पास आते ही वो धीरे से अपने शर्ट के बटन भी खोलता हुआ बेड के साइड में बेड पर लेटे हुए चाहत को वो अपने सिर पर हाथ टिकाए एकटक चाहत के शांत चेहरे को सुकून से देख रहा होता है। कमरे में जलती धीमी रोशनी में भी चाहत का चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा झलकती मासूमियत सोते हुए ओवर क्यूटनेस की तरह नजर आ रही थी। अर्नब चाह कर भी उसे नजरें बिल्कुल नहीं हटा पा रहा था। यूं ही कुछ पल देखते हुए अर्नब को कुछ याद आता है, जिसे याद कर उसके सुकून और शांत चेहरे पर अचानक गुस्सा उभर आता है। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है। वो बेड से उठकर अचानक बाथरूम में जाता है और बाहर से एक बाल्टी में पानी भरकर वापस आता है और देखते ही देखते सारा पानी चाहत पर उड़ेल देता है। अचानक पानी गिरने से चाहत हड़बड़ा कर उठ जाती है। वो अपनी घबराई हुई नजरों से देखती है तो सामने अर्नब खड़ा था, उसके हाथ में बाल्टी थी।
ठंड का मौसम होने की वजह से चाहत को तेजी से ठंड लगने लगा था। वो अपनी कपकपाती नजरों से अर्नब को हैरानी से देख रही थी, जैसे कुछ चाह रही हो। उसने ऐसा क्यों किया? वो अर्नब को देखती है जो उसे ही देख रहा था। चाहत उसे देखकर अपने कपड़े चेंज करने जाने लगी तो अर्नब ने अचानक उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए खुद के करीब खींच लिया। चाहत सीधा अर्नब के सीने से जा लगी। अर्नब ने चाहत के हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से चाहत को दर्द महसूस होने लगा था। वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए अर्नब को देखने लगती है तो अर्नब उसे देखते हुए अचानक ही उसके होठ पर अपने होंठ रख देता है। उसे किस करने लगता है। चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे अर्नब का इस तरह बिहेव करना कुछ भी समझ नहीं आता। वो अर्नब को देखने लगती है जो उसे आंखें बंद किए हुए किस किए जा रहा था। अचानक ही चाहत के चेहरे पर दर्द उभर आता है, जिसे वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। क्योंकि अर्नब की किस बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थी, वो काफ़ी एग्रेसिव और रूड हुई अन्या के होठों पर मानो टूट पड़ता है और साथ ही उससे काफ़ी जोर से उसके होठों पर बाइट करता है, जैसे मानो वो चाहत से प्यार नहीं बल्कि उसे सज्जा दे रहा हो। चाहत भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर अर्नब को अपनी बाहों में भर उसके किस का रिस्पॉन्ड देती है, क्योंकि वो अर्नब के इस बिहेवियर से इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि अर्नब गुस्से में है, जिसे वो अपने प्यार से काबू करना चाहती थी। पर अर्नब की किस इस वक्त इतनी हार्ड थी। अब चाहत के मुलायम और सॉफ्ट होठ में दर्द सा होने लगा था। कुछ पल में जब चाहत की सांस थामने को होती है तो अर्नब इस बात का रियलाइज करते हुए उसके होठों को छोड़ जरूर देता है, पर वो रुकता नहीं है। वो उसके होठों को छोड़ उसके गालों से उसके गले, उसके शोल्डर को काफ़ी बेतहास चूमता है। अर्नब बिना रुके बस जैसे पागलों की तरह चाहत को प्यार करने में लगा था। इतना एग्रेसिव लवन्या को काफ़ी बुरी तरह हद कर रहा, इसलिए चाहत उसे खुद से दूर करने लगी। अर्नब को रोकते हुए कहती है, सुनिए क्या हुआ है, मुझे बताएं, हम बैठकर बात करते हैं प्लीज़। उसके कहने के बावजूद भी अर्नब न ही रुकता बल्कि फिर से उसके होठों पर किस करने लगता है। चाहत को सच में उसके इस तरह बिहेव करना का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि क्यों अर्नब चाहत से इतना गुस्सा हो गया कि उससे बात तक नहीं करना चाहता या अपनी बात कहने तक का मौका नहीं देना चाहता। पर अर्नब की ताकत के आगे चाहत कुछ भी नहीं थी। तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से अर्नब को धक्का देती है, जिसे अर्नब कुछ सटीक पीछे चला जाता है। चाहत के ऐसा करने पर अर्नब ने जब चाहत की हालत, उसके शरीर के निशानों को देखा था, उसके लिए बुरा फील होता है। चाहत चिल्लाकर कहती है, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इनडायरेक्टली आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ। क्यों किया आपने ऐसा? जब भी सोचती हूँ आप बदल गए, तब आपने मुझे ही गलत ठहरा दिया कि आप कभी भी बदल नहीं सकते। एक कहावत है ना, पत्थर पर अपना सर मारो तो सबसे पहले तुम्हारा ही सर फूटता है, और आप बिल्कुल बेस है, आप कभी नहीं बदल सकते हैं। ये सब कहते हुए उसका गला भर आया था। वो रोते हुए नीचे बैठ चुकी थी। उसने नजरें उठाकर सामने खड़े हुए अर्नब को देखकर कहा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या किया है मैंने? ऐसी भी क्या गलती की है कि आप मेरे साथ मेरा सब कुछ छीन चुके हैं? आप अब कुछ नहीं बचा मेरे पास सिर्फ जिंदगी के अलावा। उसे भी छीन लीजिए मुझसे ताकि आपके कलेजे को ठंडक मिल जाए। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो क्यों लाए मुझे इस घर में वापस, वो भी जबरदस्ती से? अर्नब ने झुककर घुटनों के बल चाहत के सामने बैठते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, अरे वाह बेबी डॉल, तुम तो कितना बढ़िया और कितना साफ बोल सकती हो। उसकी बात सुनकर चाहत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका चेहरा मानो सफ़ेद पड़ जाता है। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर अर्नब की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वो चाहत का चेहरा ऊपर उठाकर उसके जबड़े को कसकर भींचते हुए उसकी आंखों में आंखों को डालकर दांत पीसते हुए कहता है, मेरे साथ गेम खेल गो बॉबी डॉल। सैयद तुम भूल गई, अर्नब अग्निहोत्री को कभी नहीं कहा जाता क्योंकि हर बादशाह मेरे कदमों में सर झुकता है, और तुम मुझसे ही गद्दारी करने की सोच रही थी ये हाइड एंड सीक खेलकर। अर्नब की दरबानी आवाज और ठंड में गीले कपड़े में रहने की वजह से चाहत अचानक बेहोश हो जाती है। अर्नब उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाते हुए उसे देखकर कहता है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाकर ठीक नहीं किया बेबी डॉल, तुम्हें इसका खामियाजा अब भुगतना ही होगा। कहते हुए वो बालकनी में जाकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मेरे साथ ये विक्रम बेताल का नाटक खेलना बंद करो और कल सुबह मुझे तुम अग्निहोत्री हाउस में चाहिए। अगर अपनी जान प्यारी है तो आ जाना, और अगर नहीं तो कल के कल तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? कहते हुए गुस्से में फ़ोन काट देता है। फिर कमरे में वापस आता है और चाहत के बागल में आंखों को मूंद कर सो जाता है। जब 157 अर्नब को पता चल गया कि मैं बोल सकती हूँ और रोमांटिक माहौल। अर्नब अग्निहोत्री को कभी नहीं कहा जाता क्योंकि हर बादशाह मेरे कदमों में सर झुकता है।
और तुम मुझसे ही गद्दारी करने की सोच रही थी, ये हाइड एंड सीक खेलकर। अर्नब की दरबानी आवाज और ठंड में गीले कपड़े में रहने की वजह से चाहत अचानक बेहोश हो जाती है। अर्नब उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाते हुए उसे देखकर कहता है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाकर ठीक नहीं किया बेबी डॉल, तुम्हें इसका खामियाजा अब भुगतना ही होगा। कहते हुए वो बालकनी में जाकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मेरे साथ ये विक्रम बेताल का नाटक खेलना बंद करो और कल सुबह मुझे तुम अग्निहोत्री हाउस में चाहिए। अगर अपनी जान प्यारी है तो आ जाना, और अगर नहीं तो कल के कल तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे। कहते हुए गुस्से में फोन काट देता है। फिर कमरे में वापस आता है और चाहत के बागल में आंखों को मूंद कर सो जाता है। सुबह का वक्त। सुबह जब चाहत की आंखें खुली तो वो झट से उठकर बैठ गई। उसने अपने बागल में देखा तो वहां अर्नब नहीं था। फिर उसकी नज़र खुद पर गई तो अपने बड़ी पर अर्नब के दिए निशान को देखा तो उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसने खुद से ही बदबद कर कहा, इन्हें कैसे पता चला कि मैं बोल सकती हूँ? कहीं उन्होंने मुझे उसे बात करते हुए तो ना ही देखा। चाहत ने किसी को कॉल किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या तुम्हें सुबह सुबह भी चैन नहीं है? सोने दो ना यार, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें 2 दिन में सब कुछ पता करते हुए बताता हूँ। बे से एक बात बताओ, कहते हैं मैरिड लोग बहुत बिजी रहते हैं पर तुम तो कुछ ज्यादा ही फ्री लग रही हो। तुम्हारा पति पास नहीं है क्या? उसने शरारत से कहा। चाहत ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, मुझे लगता है उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया है। उन्हें ये भी पता चल गया कि मैं बोल सकती हूँ और ये बात मैंने उनसे छिपाई है, इसलिए वो नाराज हैं। उस शख्स ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे कुछ मत छुपाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। चाहत ने उसे मायूस होते हुए कहा, ऐसा मत कहो, तुम जानते हो ना मैं ऊटी से क्यों वापस आई हूँ, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। उस शख्स ने कहा, अच्छा मेरी इमोशनल क्वीन मैं हूं ना, डोंट वरी, फिलहाल तो तुम अपने 16 के लिए सबनम बनकर उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करो। चाहत ने उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहा, पर कैसे? उस शख्स ने लगभग अपना माथा पीटते हुए कहा, तुम सच में बच्ची हो यार, थोड़ा रोमांटिक फिल्में देखा करो ताकि तुम्हें थोड़ी अकल और समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। चाहत ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है समझ गई मैं, कहते हुए फोन काट दिया। वही कुछ सोचते हुए अचानक मुस्कुरा उठी। वो तैयार हुई और नीचे आई। उसने एक हाईनेक का सूट पहन रखा था ताकि उसके लब बाइट विजिबल ना हो। वो नीचे आई तो दादी ने उसे देखकर कहा, अरे बेटा अच्छा हुआ तू आ गई, बैठ यहाँ, ये देख मैंने समर्थ के लिए ये लड़की देखी है, बड़ी ही प्यारी सी बच्ची है। अर्नब से तो कुछ कहना बेकार है, लेकिन मेरे आदि को और मुझे ये लड़की बड़ी पसंद आई है, तू भी देख और बता कैसी है। चाहत भी आकर उनके पास बैठ गई। उसने फोटो देखते हुए उसने थोड़ा हैरान होते हुए दादी से कहा, अंशी आप इसकी बात कर रहे हो दादी? आदि जिसे दादी ने जबरदस्ती ऑफिस जाने से थोड़ी देर के लिए रोक रखा था, उसने चाहत से कहा, चाहत तुम जानती हो इस लड़की को? चाहत ने उसे देखकर कहा, हम, वो ये पापा के जो डॉक्टर है ना ओमकार, ये उनकी बहन है, कभी मिली नहीं हूँ, बस उन्होंने ऐसे ही बात करते हुए बताया था। दादी ने चाहत की बात सुनकर कहा, हम जानती हूँ, ओमकार आदि अर्नब और अयान का कॉलेज वाला दोस्त है। कॉलेज के वक्त वो यही रहा करता था हमारे साथ क्योंकि उसके घर वाले बाहर रहते थे। चाहत ने दादी से कहा, क्या आपने समर्थ भाई से बात की? क्या उन्हें अंशी पसंद है? दादी ने कहा, पूछा तो नहीं पर आज पूछ लूंगी, अगर हम बोलता है तो इसी साल उसके हाथ पीले करवा दूंगी। फिर मेरे आदि, आयन, चीरू, आयु इनके लिए भी तो लड़की ढूंढनी है। तभी आदि ने कहा, अरे दादी बस कितनों की जिंदगी बर्बाद करोगी आप। बे से एक सीक्रेट बताओ, आपके चीरू ने ना पहले से लड़की पटा रखी है, वो आए ना तो उसके कानों को मरोड़कर 2 चांटा लगाते हुए पूछना उसे। दादी ने हैरत होते हुए कहा, है सच आदि? आदि ने अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा, हम दादी, और नहीं तो क्या बे से मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए भी कोई अच्छी, सुंदर, सुसी और घरेलू लड़की ढूंढ लो, आखिर कब तक सिंगल रहूंगा, इसलिए आप देख लो कोई आप जैसी। दादी ने हैरानी से उसे देखा तो आदि ने उन्हें देखकर निशा की तरफ इशारा करते हुए आंख मार दी तो दादी भी मुस्कुरा दी। वही निशा हैरानी से आदि को देख रही थी, उसे आदि की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आदि ने ये बात इतनी आसानी से कह दिया। चाहत ने सबको बिजी देखा तो हल्का धक्का देते हुए आयु से कहा, देवर जी आपके भाई सुबह सुबह कहाँ चले गए? आयु ने उसे देखकर बिंदास होते हुए कहा, अपना भैया तो काम जारी है, जब देखो बस काम की पड़ी रहती है, आज भी किसी जरूरी मीटिंग से ऑफिस गए हैं, क्यों आपको क्या उनकी याद आ रही है? आयु ने शरारत से कहा तो चाहत ने उसे घूर कर देखा। किचन।
चाहत सबसे पहले अर्नव का पसंद का लंच बनाने का सोचा। वो अपना दुपट्टा घुमाकर कमर में खोसते हुए खाना बनाना शुरू किया। निशा भी उसकी मदद कर रही थी। तभी मोली ने किचन आते हुए कहा, अंडस्को, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? निशा ने मोली से कहा, भाभी भाई की फेवरेट डिश बना रही है। मोली ने चाहत को देखकर कहा, ओह, पति को इम्प्रेस करने का सोच रही हो। अच्छा है, बे से थोड़ा टेस्ट करने को मिलेगा क्या? उसने किचन स्लैब पर बैठकर कहा। तो चाहत ने भी खुश होते हुए उसे एक छोटी सी कटोरी में खीर निकाल कर देती है। तो मोली उसे टेस्ट करते हुए कहती है, वाह वाह, क्या खीर बनाई है। मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम ले, पर क्या करें, ये काम तो भाइया करेंगे आकर। चाहत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी तो मोली ने कहा, वैसे मेरा पति भी बहुत मेहनती है। मेरे पापा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है उसे। बेचारा गधों की तरह काम कर रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं भी उसके लिए कुछ बना दूँ। चाहत ने उसकी बात सुनकर साफ उसे मना कराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी चोट ठीक नहीं हुई है। अगर कबीर भाई को पता चला ना कि आप यहाँ ये सब कर रही हो तो बहुत ज़्यादा नाराज होंगे वो। मौनी ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा तोप का गोला है वो जिसे हम डर जाएंगे? हम किसी से ना ही डरते हैं। उसने इतना कहा ही था कि इतने में उसका फ़ोन बज पड़ा। मौनी ने अपना फ़ोन निशा को देते हुए कहा, अंडस्को, अगर मेरा पति मेरे बारे में कुछ पूछे तो बताना, मैं सो गई हूँ, ठीक है? निशा ने इसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए फ़ोन उठाया तो कबीर की आवाज़ आई, हेलो सोना, तुमने मेडिसिन ली? उसके मुंह से अचानक सोना सुनकर निशा हड़बड़ा गई। वही मौनी थोड़ा शर्मा गई। चाहत बेचारी दोनों को देखती रह गई। निशा अपने सेंस में वापस आते हुए कहती है, हेलो कबीर, मैं निशा बोल रही हूँ, मोनी नहीं। कबीर ने ये सुना तो उसने निशा से कहा, आई एम सॉरी निशा। मौनी कहाँ है? निशा ने मोनी को देखा जो उसे सोने नाटक करते हुए सोना का बोल रही थी। निशा ने भी हड़बड़ाते हुए कहा, मौनी। मोनी तो सो गई। अचानक दूसरी तरफ से गन सूट की आवाज आई तो सब डर गए। मोनी ने जल्दी से निशा के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो हेलो कबीर, तुम हमको सुन रहे हो? क्या हुआ? ये गोली की आवाज़ कहाँ से आई? तुम ठीक हो ना? तभी दूसरी तरफ से एमएलए साहब की आवाज़ आई, कुछ नहीं हुआ बिटिया, कबीर ने हवा में गोली चलाई है। उनकी बात सुनकर तीनों हैरान रह गए। मोली ने हैरानी से कहा, का आप कबीर की आवाज़ आई? का नहीं, हम। तुम शेर हो तो हम सबा शेर है, समझी? तुम तो सो गई थी, फिर तुम्हें गोली आवाज़ कैसे आई? चालू औरत, तुमने टाइम पर अपनी मेडिसिन ली? मौनी जो बहुत ज़्यादा डर गई थी उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम बेहयाद आदमी, अपनी पीठ पर आज जाड़े का तेल लगा कराना, तुम्हारी अच्छे से धुलाई करेंगे ना तो ऐसा घटिया मजाक करना भूल जाएंगे। वही कबीर ने उसकी बात सुनकर एमला साहब से कहा, देखिए ससुर जी, आपकी गुंडी बेटी किस तरह मुझे धमाका रही है। एमला साहब ने मौनी को डांट कर कहा, मौनी ये क्या हरकत है बेटा? मौनी ने अपना दांत पीसते हुए कहा, तुम आओ जरा घर, क्योंकि तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कहकर फ़ोन काट दिया। चाहत मौनी को शांत करते हुए कहती है, अच्छा मौनी दी, अब गुस्सा मत करो। सुनो ना, मुझे आप दोनों की थोड़ी हेल्प चाहिए थी। दोनों ने कंफ्यूज होते हुए कहा, हमारी पर क्या मदद? चाहत ने गैस को बंद करते हुए अपनी नज़रें झुकाकर कहा, वो ये मुझसे नाराज हो गए हैं, मुझे कुछ भी करके इन्हें मानना है, उसमें बस आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए थी। दोनों ने फिर एक साथ कहा, तो हम क्या मदद करें? चाहत ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया तो दोनों ने खुशी से कहा, बस इतनी सी बात हम ज़रूर करेंगे, तुम बस अपने सयाजी को मना लेना। उसकी बात सुनकर चाहत बस मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे दिन ढलता और शाम हो गई। आज भी सब आ गए थे बट अर्नब नहीं आया था। चाहत ने सबको खाना सर्व किया तो दादी ने कहा, बेटा तू भी खा ले हमारे साथ। चाहत ने उनसे कहा, नहीं दादी, आप खा लो, आपको दवाई भी लेनी है ना, जब ये आएंगे तो मैं इनके साथ खा लूंगी, आप परेशान मत हो। सबने खाना खाया और धीरे धीरे कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्नब आज भी रात के करीब 1 बजे घर आता है और आते ही सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। वो अंदर आता है और देखता है हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अर्नब चाहत को ढूंढने लगता है, तभी उसके कान में धीरे से किसी के गाने की आवाज़ आती है। अर्नब को अब धीमी रोशनी दिखने लगती है तो वो देखता है हर तरफ एक रोमांटिक माहौल छाया हुआ था। चाहत अर्नब को हैरत में देखकर चुटकी बजाती है, जिसके साथ ही पूरे घर में रेड और वाइट कलर की मध्यम लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं और म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो रहा था। अर्नब एक पल के लिए सब कुछ भूलकर एकटक चाहत को उसकी तरफ देखता है तो चाहत ने जिसने एक डार्क रेड कलर की नाइटी पहन रखी थी, ये वही नाइटी थी जैसे मॉल में प्रिशा ने चाहत को जबरदस्ती लेने को कहा था ताकि वो अर्नब को रिझा सके।
चाहत ने अपने बाल खुले होने के साथ अपने होठों पर डार्क लिपस्टिक और कजरारी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े बुके को उसकी तरफ लाती है। चाहत मुस्कुराकर अर्नब के करीब बढ़ने लगी तो अर्नब ने अपना हाथ दिखाकर उसे अपने करीब आने से रोक लिया। चाहत के कदम वहीं ठहर जाते हैं। वो अजीब नजरों से अर्नब को देखने लगती है तो अर्नब थोड़ा सा आगे बढ़कर एक पेपर उसकी तरफ बढ़ा देता है। चाहत अजीब नजरों से अर्नब को देखने के बाद उस पेपर को उसके हाथ से लेते हुए जैसे जैसे पढ़ने लगती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। वो अर्नब से कुछ कहती, उससे पहले ही अर्नब अचानक गिरने लगा तो चाहत ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए गिरने से बचा लिया। चाहत को कुछ समझ नहीं आता। वही अचानक उसे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। चाहत देखती है तो अर्नब की पीठ से खून निकल रहा था। वही अर्नब बेहोश हो चुका था, जिसे देखकर चाहत बुरी तरह घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है, अर्नब। जब 158 ओमकर द विलन और अर्नब के लिए चाहत की केयर। चाहत मुस्कुराकर अर्नब के करीब बढ़ने लगी तो अर्नब ने अपना हाथ दिखाकर उसे अपने करीब आने से रोक लिया। चाहत के कदम वहीं ठहर जाते हैं। वो अजीब नजरों से अर्नब को देखने लगती है तो अर्नब थोड़ा सा आगे बढ़कर एक पेपर उसकी तरफ बढ़ा देता है। चाहत अजीब नजरों से अर्नब को देखने के बाद उस पेपर को उसके हाथ से लेते हुए जैसे जैसे पढ़ने लगती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। वो अर्नब से कुछ कहती, उससे पहले ही अर्नब अचानक गिरने लगा तो चाहत ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए गिरने से बचा लिया। चाहत को कुछ समझ नहीं आता। वही अचानक उसे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। चाहत देखती है तो अर्नब की पीठ से खून निकल रहा था। वही अर्नब बेहोश हो चुका था, जिसे देखकर चाहत बुरी तरह घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है, अर्नब। उसकी इतनी जोर से आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं। सबको देखकर चाहत पास पड़ी सोल ओढ़ लेती। दादी ने अर्नब को इस हालत में देखा तो आगे बढ़कर चाहत के पास आते हुए रोकर भरे गले से कहा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे अर्नब को? ये खून कैसा? चाहत ने अर्नब को देखकर रोते हुए दादी से कहा, मुझे नहीं पता भाई, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाए, जल्दी कीजिए। आयन जल्दी से कहता है, मैं करता हूँ, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा अर्नब को। अर्नब को इस हालत में देखकर सब काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वही अर्नब को इस हालत में देखकर मौनी को कबीर की चिंता होने लगी, जो कि घर नहीं आया था। चाहत को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अर्नब को देखा तो उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। आयन ने आते हुए कहा, ओम को कॉल किया तो पता चला वो किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गया था और अभी घर आ रहा है, फिर भी उसे आने में आधा घंटा लग जाएगा। चाहत ने ये सुना तो उसने अपने आंसू को पोंछते हुए अर्नब का सर अपनी गोद के नीचे रखकर कहा, आदि भैया, आहान भैया, आप लोग यही रुको और बाकी सब यहाँ से बाहर जाए। उसने घर के एक नौकर से कहा, और काका, आप मुझे एक चाकू, साफ कपड़ा और हल्का गुनगुना पानी ला कर दे। आदि ने उसे देखकर कहा, एक मिनट, तुम करना क्या चाहती हो? चाहत ने परेशान होकर रोते हुए कहा, इन्हें गोली लगी है, अगर जल्द कुछ नहीं किया तो, इसलिए मैं खुद एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। आदि ने गुस्से से कहा, पागल मत बनो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? अगर जरा सी चूक हुई तो अर्नब को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चाहत ने उसे देखकर कहा, भाई आप समझ नहीं रहे हो, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी, मुझे पता है अच्छे से क्या करना होगा और डॉक्टर तो आएंगे, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। दादाजी सबको देखकर कहते हैं, चाहत बेटा, हम सब जानते हैं कि तुम कभी अर्नब का बुरा नहीं चाहोगी, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की मंजूरी देता हूँ। दादाजी के कहने पर अब कोई कुछ नहीं कह पाता। दादी का तो अर्नब को इस हालत में देखकर रो रो कर बुरा हाल था। निशा की आंख भी नम हो गई थी। आयु कई बार समर्थ को फोन लगा रहा था पर समर्थ फोन ही नहीं उठा रहा था। आयु खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, कहा यार भाई, कहाँ हो आप, जल्दी घर आ जाओ। कमरे के अंदर चाहत ने अर्नब को आदि और आयान के सहारे से बेड पर पीठ के बल लिटा दिया। क्योंकि अर्नब को पीठ पर 2 गोलियां लगी हुई थी। उसकी आसमानी रंग की शर्ट बिल्कुल खून से सन चुकी थी। उस खून से सने शर्ट को चाहत ने बड़े सावधानी से उसे रिमूव किया और फिर आयन की लाइटर की हेल्प से उस चाकू को आग पर हल्का सा गर्म करके उसे अर्नब की पीठ पर जहां गोली लगी थी उस हिस्से पर, जैसे जैसे वह चाकू को उसके जख्म के अंदर डाल रही थी वैसे वैसे चाहत के हाथ कांप रहे थे, उसके आंखें से आंसू निकलते जा रहे थे। वो अर्नब दर्द को महसूस कर सकती थी। उसे डर था कि उसके इस कदम की वजह से अर्नब को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सोचते हुए उसके माथे से ठंडे पसीने छूटने लगे थे। उसका हाथ अब भी कांप रहा था। उसे ऐसे डरे हुए देखकर आदि ने चाहत का हौसला बढ़ाते हुए कहा, देखो गुड़िया, अगर इस वक्त तुम हिम्मत हार जाएगी तो अर्नब को कौन संभालेगा?
हिम्मत रखो। वही बेहोशी के हालत में भी अर्नव की पकड़ चाहत के हाथ के ऊपर कसती जा रही थी। फिर चाहत ने एक झटके से गोली को बाहर निकाल दिया और अर्नब बेहोशी में भी दर्द की वजह से चाहत को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। ओमकार ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोले, डोंट वरी, ऑल इज वेल। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सर का फर्स्ट एड जिसने भी किया है, बहुत अच्छा किया है। गोली भी सर के शरीर से सही टाइम पर निकाल दी गई है, वरना अब तक सर की बॉडी में पॉइजन फैलना शुरू हो गया होता, जिससे अर्नब की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिर उसने आदि की तरफ देखते हुए आगे बोले, जिसने भी सर का फर्स्ट एड किया है उसे एक थैंक्स कहना तो बनता है। आज अर्नब की जान सिर्फ उस शख्स की वजह से बची है। दादी ने खुश होकर कहा, ये सब मेरी चाहत ने किया है। भगवान का शुक्र है तूने मेरे अर्नब को बचा लिया। ओमकार ने उठते हुए चाहत से कहा, वेल डन चाहत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक नेगेटिविटी झलक रही थी। चाहत कुछ नहीं कहा, वो बस अर्नब के होश में आने का इंतजार कर रही थी। उसे ऐसे आस भारी नजरों से अर्नब को देखता पाकर ओम ने चाहत से कहा, डोंट वरी, उसे थोड़ी देर बाद हो आ जाएगा। अभी के लिए तो ड्रेसिंग हो चुकी है, पर कल इसे हॉस्पिटल लेकर आना होगा चेकअप के लिए। अब मैं चलता हूँ। ओमकार बाहर से चला जाता है और पूरी फैमिली अर्नब के होश में आने का वेट करती है। कुछ देर बाद अर्नब को अब होश आ रहा था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। सब उसके पास ही बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही दादी की नज़र अर्नब पर गई तो उसे देखते ही उन्होंने जल्दी से उसके पास जाकर उसका माथा चूमते हुए कहा, तू ठीक है न अर्नब? अर्नब ने हम में सर हिलाया। उसने अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसे चाहत कहीं भी नजर नहीं आई। उसने खुद से कहा, तुम सच में बदल गई हो, तुम चाहत नहीं हो सकती। मेरी चाहत को मेरे हर दर्द का एहसास मुझसे पहले हो जाता था, पर तुम इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई। सैयद, तुम्हें वही चाहिए था। अर्नब हल्का सा उदास हो गया। वही दूसरे कमरे में चाहत परेशान सी इधर से उधर टहल रही थी। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, कुछ तो बात जरूर है। आखिर कौन है जो इतनी नफरत क्यों करता है? क्यों ये हमले बार बार हो रहे हैं? कौन है जो इन्हें मारना चाहता है? कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानती, पता करना पड़ेगा। उसने फोन पर उसी शख्स से कहा। तो उसने चाहत से कहा, डोंट वरी, मुझे भी लगाता है कि ये कोई अंदर का आदमी है, बाहर का नहीं। चहते ने उसे कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई बिजनेस राइवल भी तो हो सकता है। उस इंसान ने कहा, नहीं, ये कोई बिजनेस राइवल नहीं है, क्योंकि अर्नब से टक्कर दे सके इतना पावरफुल कोई अब तक आया नहीं है। संभव चौहान भी अर्नब के नीचे है। चाहत ने उसे कहा, ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ। इतना कहकर वह उस कमरे से निकलकर अर्नब के कमरे की ओर चली गई। फिर उसने अर्नब के कमरे के पास पहुंचकर धीरे से कमरे हुए में झांका। तभी उसकी नज़र अर्नब पर गई, जो बैग पर लेटे साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे हो नहीं रहा था। अर्नब के हाथ में दर्द हो रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। फिर अर्नब का हाथ टेबल तक न पहुंचते देखकर उससे रहा नहीं गया। चाहत को उसके ऊपर पर तरस आने लगा और चाहत सीधा कमरे में आई और उसने पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये सुनकर वह उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, पहले आप पानी पिलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कि ये सब कैसे हुआ और कहाँ हुआ? उसकी बात सुन अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन चाहत ने आज पहली बार जिद करते हुए बोली, पर मुझे करनी है। अर्नब ने गुस्से से कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और बे से भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, फिर यहाँ क्या करने आई हो? निकल जाओ यहाँ से। मुझे वो कुछ और क्या पता, इससे पहले ही चाहत ने इसके होठों पर उंगली रखकर कहा, छू छू, कितना बोलते हैं आप? चाहत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले से मैं डिवोर्स देना चाहती थी पर अपने नहीं दिया, और अब देना चाहते हूँ पर मैं लेना नहीं चाहती, समझे आप? इसलिए अपना मुंह बंद रखे। अर्नब चाहत को बस फटी आंखों से देखे जा रहा था, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि यही बोल चाहत, उसकी चुलबुली सी चाहत, यही उसके सामने खड़ी चाहत वही है। वही ओमकार गाड़ी ड्राइव करते हुए काफी गुस्से में लग रहा था। उसने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी के पास आकर जोर से बोनट पर जोर से मारते हुए गुस्से से कहता है, शीट। फिर बच गया। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है, जिसे जितनी बार मारने की कोशिश करता हूँ मरता ही नहीं है। हमेशा चाहत उसकी ढाल बनकर उसे बचा लेती है। क्यों? ऐसी क्या कमी है मुझ में? हाँ, उसके लिए ही तो मैंने उस रिया को बिल्डिंग से धक्का देकर मार दिया, क्योंकि वो मेरी चाहत को परेशान करती थी।
मेरी चाहत को वो लड़की पसंद नहीं थी। उसने मेरी चाहत को चोट देने की कोशिश की। मेरी चाहत को उसने रुलाया। तो मैं कैसे माफ़ कर देता उसे? उसे उसकी गलती की सज़ा तो मिलनी ही थी। फिर उसने गाड़ी के बोनट पर बैठकर उदास सी शकल बनाते हुए कहा, चू 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 चू। बेचारी रिया, बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। उसकी बेचारी की आखिरी इच्छा जो अधूरी सी रह गई। बेचारी उस अर्नब से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही मेरे हाथों उसका राम नाम सत्य है हो गया। जब 159 तुम मुझे दीन दहाड़े निर्वस्त्र करना चाहती हो बेबी डॉल। और बेचारी रिया, बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। उसकी बेचारी की आखिरी इच्छा जो अधूरी सी रह गई। बेचारी उस अर्नब से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही मेरे हाथों उसका राम नाम सत्य है हो गया। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, बट डोंट वेरी रिया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो? मैं हूं ना, अब उसे मैं खुद पूरा करूंगा। वो भी उस अर्नब को अपने हाथों से, जान से मरकर। मेरे हाथों मरने के बाद जब वो तुम्हारे पास जाएगा तब तुम दोनों करना हेवन में शादी, और मैं यहाँ धरती लोक पर करूंगा अपनी चाहत से शादी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। वो मंत्र बोलते हुए ऊपर देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखें में शैतानियत साफ नजर आ रही थी, या ये कह सकते हैं कि आग से भी ज्यादा खतरनाक स्वरूप है इसका, जिसे सब अनजान है। ओमकार अपनी कार के पास खड़ा एक बहुत सोच में गुम था। चौहान मेंशन, रात का वक्त। भावना बेड पर लेटी बार बार बस करवट बदल रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आज पूरे दिन भावना ने अपने पेट में दर्द होने की वजह से सिर्फ रेस्ट किया था, इसलिए वो थक हार कर मून बनाते हुए बैठ गई। उसे इस वक्त काफी चीड़ महसूस हो रही थी। ना उसे ठीक से नींद आ रही थी, ना भूख लग रहा था, और ना ही उसे चलने फिरने का मन था। वो मूड स्विंग की वजह से अपनी ही फीलिंग्स में उलझ कर रह गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेड पर बैठी बैठी दहाड़े मार कर रोने लगी। उसका तेज रोना सुनकर संभव, जो कि स्टडी रूम में काम कर रहा था, वो भागा भागा अपने कमरे में आकर देखता है तो भावना रो रही थी। संभव उसके पास आकर उसे देखकर परेशान होते हुए कहता है, भावना, भावना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें फिर से पेन हो रहा है क्या? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। भावना ने उसे जी भर कर मारते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गंदे आदमी। तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ ये बात मुझे भी नहीं पता। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे रोना आ रहा है, कहते हुए रोने लगी। संभव ने उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। उसने उसे कहा, बस इतनी सी बात, और उसके लिए तुम इतना रो रही थी? भावना न रोते हुए कहा, तुम्हें ये सब इतनी छोटी सी बात लगती है? तुम्हें पता है मैं अपने पैरों पर नेल पेंट्स तक नहीं लगा सकती हूँ। देखो मेरे पैर कितने गंदे लग रहे हैं। संभव ने उसे देखकर कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी लगा देती हूँ। कहते हुए वो खुद भावना के पैरों को अपने थाई पर रखकर अच्छे से उसकी नेल पेंट लगाने लगा। बहाना एकटक उसे दिखती रहती है, जो कि बड़े ध्यान में नेल पेंट लगा रहा था। कुछ टाइम बाद न कहा, लो हो गया, अब तो खुश हो ना? भावना ने ना में सर हिलाते हुए कहा, वो मुझे कुछ और भी कहना था, मुझे नींद नहीं आ रही है। संभव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कहते हुए भावना को अपने पास आने का इशारा करता है। भावना थोड़ा उसके पास खिसक जाती है तो संभव बैठी हुई भावना को ही उठाकर अपने गोद में बिठा देता है। उसके सर को अपने सीने में रखकर धीरे धीरे सहलाने लगे। संभव के सीने से लगकर भावना धारे धारे नींद की आगोश में चली जाती है। सुबह का वक्त। एक सुकून और अच्छी नींद के बाद जब भावना की नींद खुली तो उसने देखा कि संभव सोफे पर बैठा हुआ कोई काम बड़े ध्यान से कर रहा था। उसमें से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। भावना धीरे से उठी और खुद को संभालते हुए उसके करीब गई तो देखा कि समर्थ एक टॉय के साथ कुछ किए जा रहा था, एंड ये आवाज उस टॉय की थी। उसे इस तरह देखकर भावना हंसते हुए कहती है, अंडस्को, क्या बात है, ये सुबह सुबह टॉय से खेलने का क्या शौक चढ़ गया तुम्हें? संभव ने उसे देखकर मंद मुस्कान से कहा, अंडस्को, ये सिर्फ टॉय नहीं है बल्कि ये एक डेमो है, ताकि इसे सीखकर जो न्यू फादर एंड मदर है वो अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सके के, इसलिए मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। भावना ने एक नज़ार उसे देखा, फिर वीडियो को। वो संभव के पास बैठते हुए बोली, अंडस्को, इसे उल्टा डायपर पहनाओगे तुम मेरे बच्चे को? हटो, मैं दिखाती हूँ जैसा वो वीडियो में दिखा रहा है। संभव भावना के मुंह से मेरा बच्चा सुनकर शौक था, क्योंकि आज तक भावना ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो भावना से उस डायपर को छीनते हुए उसे देखकर कहता है, देखो भावना, तुम आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी से चली जाओगी, तब भी तो मुझे अपने बच्चे के लिए ये काम खुद ही करने होंगे ना।
इसलिए मैं ऐसी कोई आदत नहीं पालना चाहता जिसकी वजह से मुझे और मेरे बच्चे को पछताना पड़े। मैं पहले भी अपने काम खुद ही कर लेता था और अब अपना और अपने बच्चे भी खुद ही कर लूँगा। मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता, किसी के भी नहीं। पता चला कि आगे चलकर मेरे बच्चे को तुम्हारी आदत लग गई और तुम उसे छोड़कर अपनी जिंदगी जीने चली गई और मेरा बच्चा तुम्हारी आस में रोता रहा। इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाना चाहता हूँ ताकि उसे कभी भी अपनी माँ की जरूरत न पड़े। इतना कहकर संभव अपना सामान लेकर बाहर से निकल जाता है। संभव की कड़वी बातें सुनकर भावना की आंखें भर आती है। अग्निहोत्री हाउस। अर्नव अपनी चोट की वजह से रात भर सो नहीं पाया था, पर फिर भी वो चाहत अपने पास देखकर काफी खुश था। हल्की उसे ऊपर से झूठा गुस्सा दिखा रहा। चाहत कमरे में आई तो देखा कि अर्नब जाग चुका था, इसलिए उसने अर्नब के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, चलिए अपने कपड़े उतारे। अर्नब देखा उसे देखकर कहा, क्यों उतारूं कपड़े? तुम मुझे दीन दहाड़े निर्वस्त्र करना चाहती हो बेबी डॉल? गलत बात, मैं नहीं उतारूंगा कपड़े, मुझे शर्म आती है। चाहत ने गुस्से से कहा, ओह देखो तो बेशर्मों के राजा को आज शर्म आ रही है। आपने दिमाग के घोड़े को ना ज्यादा मत दौड़ाए समझे। चुपचाप कपड़े उतार दीजिए ताकि मैं आपको स्पॉन्ज बात दे सकूं। अर्नब ने उसे देखकर कहा, अंडस्को, ओ अच्छा अब समझ आया कि तुम तब से स्पॉन्ज बात देने की बात कर रही थी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसके लिए एक नर्स बुक कर ली है। उसकी बात सुनकर चाहत ने हैरत से कहा, व्हाट, आपने एक नर्स बुक की? अर्नब ने आगे कहा, अंडस्को, हम क्यों नहीं, उस नर्स के कोमल, मुलायम, सॉफ्ट और सुंदर हाथों से नहाने में मजा आएगा। अर्नब ने चाहत को देखकर कहा, क्योंकि चाहत के नज्जे लेने में उसे मजे आ रहे थे। चाहत ने इरिटेट होकर कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी बॉबी के सामने ऐसी घटिया और इतनी ज्यादा घटिया बातें करते हुआ? अर्नब ने एक हाथ से थोड़ा खींचकर आपने नजदीक लाते हुए कहा, क्यों तुम्हें ये सोचकर जलन हो रही है कि कोई और लड़की मेरे पास है? तभी आयु, जो कि ये सब कुछ देखकर आयु की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसू साफ करते हुए बोला, अंडस्को, मैं तो इमोशनल हो गया, तुम दोनों का प्यार देखकर आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा, अब कुछ दिनों के लिए मैं नहीं तुम ऑफिस संभालोगी क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता ना। ऑफिस का नाम सुनकर आयु के होश उड़ जाते हैं। वो बाहर से निकल जाने की सोचते हुए कहता है, अरे दादी बुला रही है मुझे, इसलिए मैं जरा आता हूँ, हम कहते हुए भाग जाता है। जब 160, अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी और समर्थ प्रिशा के कमरे में। अर्नब ने आगे कहा, अंडस्को, हम क्यों नहीं, उस नर्स के कोमल, मुलायम, सॉफ्ट और सुंदर हाथों से नहाने में मजा आएगा। अर्नब ने चाहत को देखकर कहा, क्योंकि चाहत के नज्जे लेने में उसे मजे आ रहे थे। चाहत ने इरिटेट होकर कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी बॉबी के सामने ऐसी घटिया और इतनी ज्यादा घटिया बातें करते हुआ? अर्नब ने एक हाथ से थोड़ा खींचकर आपने नजदीक लाते हुए कहा, क्यों तुम्हें ये सोचकर जलन हो रही है कि कोई और लड़की मेरे पास आएगी और मुझे छुएगी? तभी आयु, जो कि ये सब कुछ देखकर आयु की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसू साफ करते हुए बोला, अंडस्को, मैं तो इमोशनल हो गया, तुम दोनों का प्यार देखकर आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा, अब कुछ दिनों के लिए मैं नहीं तुम ऑफिस संभालोगी क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता ना। ऑफिस का नाम सुनकर आयु के होश उड़ जाते हैं। वो बाहर से निकल जाने की सोचते हुए कहता है, अरे दादी बुला रही है मुझे, इसलिए मैं जरा आता हूँ, हम कहते हुए भाग जाता है। अर्नब बस दांत पीसते हुए बस देखता ही रहता है। चाहत अर्नब के पास आकर उसे अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहती है, आप अपने कपड़े खुद उतरेंगे या मैं खुद उतारूं? अर्नब ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए देखा तो चाहत ने उसके कपड़े उतारने में हेल्प की। चाहत ने धीरे धीरे उसके कपड़े उतार कर साइड में रखा, फिर धीरे धीरे उसे स्पॉन्ज बात देने लगी। अर्नब के करीब होने से चाहत का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, जिसे वो संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह देखकर अर्नब के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जैसे तैसे चाहत अर्नब को स्पॉन्ज बात देती है, पर अनजाने में चाहत का हाथ अर्नब की चोट वाली जगह पर लग जाती है, जिसे अर्नब दर्द से कराह उठता है। चाहत ने जब अर्नब की दर्द भरी आह सुनी तो इसने अर्नब से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? कहते हुए वो उस जगह पर हल्की हल्की फूंक मारने लगी। चाहत की गर्म सांसें जब अर्नब को महसूस होती है, वो कसकर अपनी मुठिया भिज लेता है और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहता है, स्टॉप इट प्लीज। चाहत ने उसकी बात सुनकर हल्की गुस्से भरी आवाज में कहा, एक तो आपके दर्द में आपको राहत देना चाहती हूँ, ऊपर से इनके नखरे तो देखो। मन तो करता है कि मुंह तोड़ दूं, पर क्या कर सकते हैं, पति को परमेश्वर जो है हूँ। वो गुस्से से कहते हुए मुंह बनाते हुए बबाहा से चली गई।
अर्नब ने उसको जाते हुए देखकर दांत पीसते हुए कहा, इतने दिनों में बस इस लड़की का गुस्सा बढ़ा है, पर अकल अभी भी घुटनों में ही है। आदि ने बाहर एक फाइल लेकर आते हुए कहा, क्या हुआ, किस पर गुस्सा उतार रहा है, वो भी ऐसे हालत में। अर्नब ने कहा, और कौन, मेरी बीवी कम बच्ची जो है मेरे पास, जिसे कुछ समझ ही नहीं आता, और आजकल कुछ ज्यादा ही तेवर बदल गए हैं मैडम के। आदि ने कहा, उसे छोड़, ये बता कि तुझे ये चोट कैसे लगी, कैसे हुआ ये सब कुछ। आदि के सवाल पर अर्नब सोचने लगा। प्रिशा का अपार्टमेंट। समर्थ के इस तरह से बिस्तर पर धकेलने से प्रिशा बुरी तरीके से घबरा जाती है और तुरंत उठकर बैठ जाती है, फिर बैग की दूसरी तरफ से दरवाजे की तरफ जाने लगती है। समर्थ प्रिशा को जाता हुआ देखता है तो उसे कमर से पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और दरवाजा अंदर से लॉककर अपने कदम प्रिशा की तरफ बढ़ाता है। प्रिशा घबराते हुए बोली, समर्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्यों ऐसे उठा कर लेकर आए हो, मैंने बिगड़ा है तुम्हारा। समर्थ अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिल्ली छोड़कर जाने के बारे में सोचने की, कितने दिनों से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही हो तुम, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। प्रिशा समर्थ की बात सुनकर बोली, देखो समर्थ, ये मेरी लाइफ है, मैं जहाँ जाना चाहूंगी वहाँ जा सकती हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे। मैंने पहले ही कहा था मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो तुम किस हक से मुझसे ये सवाल कर रहे हो। प्रिशा की बात सुनकर समर्थ उसके करीब बढ़ने लगा तो प्रिशा समर्थ को अपने पास देखकर डर से पीछे होने लगती है। टोनी समर्थ उसके कमर को कसकर पकड़ के कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे उस रात के बारे में बात करने आया हूँ। प्रिशा समर्थ की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, फिर जल्दी से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी, जाओ यहाँ से। समर्थ प्रिशा के करीब आते हुए बोला, अब इतनी मुश्किल से आया हूँ तो कुछ एडवांटेज लेना तो बनता है ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। प्रिशा दूर होते हुए बोली, समर्थ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सही नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। समर्थ को प्रिशा की बात सुनकर तेज गुस्सा आता है। वो प्रिशा की बात को इग्नोर करके उसके गले के पीछे अपना हाथ डाल उसके चेहरे को अपने पास प्रिशा करवट बदल कर सो जाती है। समर्थ एक गहरी सांस लेकर मिस्टीरियस नजरों से प्रिशा को देखते हुए बोला, बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जिसे तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, दूर नहीं कर पाएगा। मुझे सब पता है वो क्या सोचता है, ये भी पता है, लेकिन कैसे करेगा वो तुम्हें मुझसे दूर। तुम तो समर्थ की रूह में बसी हुई हो और बहुत जल्द समर्थ तुम्हारी रूह में इस कदर अपने लिए प्यार भर देगा कि तुम खुद अपने दिल से लग जाएगी और मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा जब तुम पूरे हक से होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस प्रिशा खुराना, तुम खुद आएगी मेरे पास और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इतना कहकर समर्थ प्रिशा के माथे पर किस करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है।